प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूडीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, आप सबको मैं पहले थैंक्स कहना चाहूँगी कि आप सबने मुझे सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, और आप हर पल मेरे साथ बने रहते हैं। फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगी कि यूट्यूब पर आकर ना कोई अभी ज़बरदस्ती करे कि आप मुझे लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, तो ऐसा नहीं हो सकता। या हम किसी को 1-2 बार कह सकते हैं कि आप मेरी वीडियो को लाइक करो, मेरी वीडियो को वॉच करो, लेकिन यदि हम ये सोचें कि वो हमेशा वॉच करे तो कभी नहीं हो सकता। हमें पसंद वही करेगा जिसके लिए ये वीडियो उपयोगी है। ठीक है, हमें बार-बार वही देखेगा हमारी वीडियो को जिसके लिए ये लाभदायक है ना? तो आप सबका साथ ऐसे ही बना रहे, हम साथ-साथ इस तरह ही अपनी अध्ययन अध्यापन को जारी रखेंगे। आज प्रश्न मैंने लिए हैं रीतकाल से। रीतकाल हम कर रहे थे, रीतकाल का आज यहाँ पर पार्ट 2 यानी भाग 2 लेकर आई हूँ मैं। एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? मुझे बहुत अच्छा लगा उनका ये कमेंट। फ्रेंड्स, कोशिश मैं ये करूँगी कि जब भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएँ, हम टॉपिक को पहले डिस्कस कर लेंगे कि हमारा अगला टॉपिक क्या होगा क्वेश्चन करने का। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसका टॉपिक होगा आधुनिक काल। आधुनिक काल में हम पढ़ेंगे आधुनिक काल का नामकरण एवं समय सीमा से रिलेटेड क्वेश्चन। हिंदी गद्य का उद्भव और विकास से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ब्रजभाषा गद्य की प्रारंभिक रचनाएं, इससे कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ प्रश्न होंगे। खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाएं एवं उनके रचयिता, कुछ क्वेश्चन हमारे होंगे भारतीय युग से। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका मैं राइट आंसर बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, यह सी नंबर ऑप्शन सही है, भूषण की है। अगला प्रश्न है, भूषण का कौन सा ग्रंथ रीति ग्रंथ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए सही है, शिवराज भूषण है, जिसमें कि 105 अलंकार हैं और 105 अलंकार दोहे में तथा जो इसका उदाहरण है वो कविता और सवये में दिया गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस कवि की पालकी में बुंदेलखंड के एक शासक ने अपना कंधा लगाया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी सही है, भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी सही है, 105। अगला प्रश्न है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौं करे भौहन हंसे, देन कहे नट जाए। फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको बताना है। ओके, अगला प्रश्न है, भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग इनमें से किस कवि ने किया है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी सही है, बिहारी जी ने। अगला प्रश्न है, इनमें से सर्वाधिक टीकाएं किस पुस्तक पर उपलब्ध होती हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बिहारी सतसई है। बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, बिहारी सतसई पर 50 से भी अधिक टीकाएं मिलती हैं। अगला प्रश्न है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास काल, यह पंक्ति किस कवि की है? इसका आंसर भी आपको ही बताना है। अगला प्रश्न है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता का नाम बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स आप ही बताएंगे, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन मैं चाहती हूँ आप बताएं, क्योंकि इससे आपका नॉलेज तो बढ़ ही रहा है, आपका नॉलेज और इंक्रीज कर रहा है। जैसे आप यहाँ पर कमेंट में आप टाइप कर रहे हैं, तो इन प्रश्नों को मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे। इस आंसर को आप डीपली और ले रहे हैं, तो थैंक्स फ्रेंड्स, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि इनमें से कौन है? इसका करेक्ट ऑप्शन बी सही है, पद्माकर जी हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है, इस कविता के रचनाकार का नाम बताइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी सही है, ओ सॉरी, इसका करेक्ट ऑप्शन डी सही है, घनानंद है। चलते हैं, अपने अगला प्रश्न दिया गया है, तुलसी गंग दुगो भय सुकवन के सरदार, यह पंक्ति किसकी है? तो फ्रेंड्स बताना चाहूंगी, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं तो मैं नहीं जानती कि इन्होंने कैसे टाइप किया है, क्या टाइप किया कि ऐसा इन्होंने ऑप्शन दे दिया है। मैंने इसको जो गूगल करके देखा इस पंक्ति को, तो गूगल में दिया गया है कि इस भिखारी दास ने कहा है गंग कवि के संबंध में कि तुलसी गंग दुगो भय सुकवन के सरदार। ओके, अब मैं नहीं जानती कि ये ऐसे इन्होंने इनको क्यों लिया है इन लोगों को। यदि आपको कुछ डाउट होगा तो प्लीज आप बताइएगा मुझे कमेंट करके। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पद्माकर कृत पद्माभरण का वर्ण विषय क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी सही है, अलंकार निरूपण। जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी थी कि आपको छंद निरूपण ग्रंथ, अलंकार निरूपण और रस निरूपण ग्रंथों का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो काफी कुछ प्रश्न आज वैसे मैंने लिए हैं।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रीति मुक्त धारा में इनमें से किसे प्रमुखता मिली है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए सही है, श्रृंगार रस चित्रण को। अगला प्रश्न है रीतिकाल के किस कवि ने श्रृंगार वीर भक्ति रस की रचनाएं लिखी हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी सही है, पद्माकर जी। अगला प्रश्न है भाषा भूषण के रचयिता का नाम बताइए। तो इसका आंसर फ्रेंड्स आप ही बताएंगे। अगला प्रश्न आता है इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त धारा का नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए सही है, रसलीन जो है वो रीति मुक्त धारा के कवियों की श्रेणी में नहीं आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की। हमारा आज का अगला प्रश्न है इनमें से कौन रीति काव्य का भेद नहीं है? तो यहाँ भी काफी कुछ डाउट है। देखिए रीतिबद्ध भी है, रीति काव्य का भेद, रीत मुक्ति भी है, रीत सिद्ध भी है। यहाँ भी रीत मुक्ति ही टाइप है। तो अभी क्या बोले इस क्वेश्चन के संबंध में? तो इस प्रश्न को हम कट करते हैं। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रीतिकाल में रचित अधिकांश काव्य इनमें से किस प्रकार का है? तो करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स ए सही है, मुक्तक काव्य। प्रश्न है बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है? तो इसका मैं करेक्ट ऑप्शन बता दूं, गीत गोविंद का नहीं है, जबकि गाथा सप्तशती का है, क्योंकि शालिवाहन ये कृत है। अमरुक शतक का भी है, अमरुक कवि इसके कवि माने गए हैं, जो कि संस्कृत भाषा में इन्होंने इसको लिखा है। आर्या सप्तशती भी है, क्योंकि इसको गोवर्धनाचार्य ने लिखा है, लेकिन गीत गोविंद का प्रभाव बिहारी सतसई पर नहीं है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा ग्रंथ रीति ग्रंथ नहीं है? तो इसका आंसर फ्रेंड्स आपको ही बताना है, ठीक है, कौन सा ग्रंथ है जो रीति ग्रंथ की श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न है रीतिबद्ध कवियों की तुलना में घनानंद का श्रृंगार वर्णन अधिक आकर्षक है, क्योंकि वह, इसका करेक्ट ऑप्शन डी सही है, स्वानुभूत एवं स्वच्छंद है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा रीतबद्ध कवि नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी सही है, पद्माकर जी जो है वो रीतबद्ध कवियों की श्रेणी में नहीं आते हैं। अगला प्रश्न आता है रीतिकाल की परंपरा में अंतिम श्रृंगारी कवि शुक्ल जी ने किसे माना है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सी सही है, द्विजदेव को। अगला प्रश्न है जगत विनोद के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न आता है निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। अब देखिए यहाँ भी काफी कुछ डाउट है, मेरे समझ में नहीं आता ऐसा क्वेश्चन इतना ज्यादा मिस्टेक क्यों करते हैं टाइप करने वाले। जितनी भी बुक है ना मेरे पास, सभी में ज्यादा कुछ बहुत कुछ क्या कहूँ, किसको दोष दूं? इसलिए हम कोशिश करेंगे खुद को ही सुधारने की, है ना फ्रेंड्स। दूसरों पर दोषारोपण से करने से ज्यादा अच्छा है अपने को सुधार लेना है। चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रश्न है यहाँ पर हमें सुमेलित करने के लिए दिया गया है। तो देखिए केशव दास को हमने लगा लिया 1555 ईस्वी। अब बिहारी को किधर लगाएं? यदि मतीराम को लगाते तो मतीराम जी 1617 ईस्वी में जाते हैं। भूषण को लगाते हैं तो भूषण जी यहाँ जाते हैं। अब बिहारी को कैसे लगाएं? बिहारी का जो है 1995 से माना गया, ठीक है, 1995 से जन्म समय माना गया है। ये 1613 तो है ही नहीं, तो इस क्वेश्चन को बस यहीं पे हम रहने देते हैं जितना दिया गया है ना फ्रेंड्स। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है इनमें से मतीराम की रचना कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर फ्रेंड्स आपको ही देना है कि मतीराम की रचना कौन सी नहीं है। अगला प्रश्न है चंद्र बदन मृगलोचनी बाबा कह कह जा, यह पंक्ति किस कवि से संबोधित है? इसका आंसर भी आपको ही देना है। ओके, अब एक बात और बता दूं, ये प्रश्न आंसर आपको नहीं आ रहा है जिस क्वेश्चन का, तो आप वहां पर प्रश्न भी टाइप क्वेश्चन नंबर भी टाइप किया करिए कि फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा, मैं डाउट में हूँ, ठीक है। जैसे आपको इसका आंसर यदि आप डाउट में हो तो आप इसका नंबर डाल के मुझसे पूछना। ओके, आगे चलते हैं। आगे निम्न सूचियों को हमें सुमेलित करना है, और इसका थोड़ा सा प्रश्न मैं आगे भी बता दूं फ्रेंड्स। यहाँ पर बिहारी हैं, देव हैं। आगे प्रश्न आपको इधर जाके मिलेगा, यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा यहाँ पर कि बिहारी किसके आश्रयदाता थे। यहाँ पर हमें बताना है कि ये कवि जो थे किसके आश्रय में रहकर काव्य रचना किया करती थी। तो बता दूं बिहारी जो थे वो जयसिंह के, राजा जयसिंह के यहाँ के आश्रयदाता थे। देव कहाँ थे? देव भवानी सिंह के आश्रयदाता थे। अब आगे यदि हम चलते हैं भूषण और पद्माकर को देखते हैं, तो अब मैं मिलान करने के लिए भी अभी वहां कैसे जाऊंगी तो मैं बता देती। तो भूषण जो थे वो शिवाजी के आश्रयदाता थे, है ना। और पद्माकर जी किसके थे? पद्माकर जी प्रताप शाही के आश्रयदाता थे। तो दो इधर हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा राइट आंसर बता दूंगी। इसका बी नंबर करेक्ट है।
अब चलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले प्रश्न की। अब इनमें से कौन सी रचना है जो पद्माकर की नहीं है? आपको बताना है कौन सी रचना जो है जो कि पद्माकर की नहीं है, तो इसका आंसर आपको ही बताना है। अगला प्रश्न है, देव ने किसने संचारी भाव की उद्भावना की है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं बता दूं, यहाँ पर छल है, लेकिन संचारी भावों की संख्या में मैंने छल को पढ़ा नहीं है, तो प्लीज आप, मुझे थोड़ा सा डाउट है। अब आप जानते हैं कि मैं निसंकोची नहीं हूँ कि मैं संकोच करके बैठी रहूंगी कि मेरे सब्सक्राइबर क्या समझेंगे। मैंने बहुत पहले ही कह दिया है फ्रेंड्स कि ये सीखने और सिखाने का मंच है, हम बेझिझक यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न पर आप कुछ कहना चाहते हो तो आप प्लीज आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। अगला प्रश्न है, अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो सी सही है, देव की है। अगला प्रश्न है, हरिणी के नैनानुते हरिणी के ये नैन, ये कौन सा अलंकार है? इसका करेक्ट ऑप्शन बता दो, यमक प्रतीक यहाँ पे अलंकार है। अगला प्रश्न आता है, इनमें से कौन बिहारी सच्चाई का टीका नहीं है? इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। 93 का आंसर आपने बताना है। अगला प्रश्न है, कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगन चारु गोराई, यह पंक्ति किस कवि की है? और बता दो फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन जितने हैं सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए सही है, मतीराम की ये पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, श्रृंगार लतिका के रचयिता का हमें नाम बताना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बता दो, बी सही है, द्विजदेव। नेक्स्ट प्रश्न आता है, रीतकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? इसका आंसर फ्रेंड्स आपको बताना है, ओके। अगला प्रश्न है, राम सतसई के रचयिता कवि का नाम बताइए, तो राइट आंसर सी सही है, राम सहाय दास। नेक्स्ट प्रश्न है, ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित्व की वो खेल कर जानो है, यह पंक्ति किस कवि की है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन ए सही है, ठाकुर की। हमारा अगला प्रश्न है, जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी सही है, बोधा की ये पंक्ति है। अगला प्रश्न है, इनमें से महाभारत और हरिवंश का हिंदी पद्य में अनुवाद किस कवि ने किया है? इसका करेक्ट ऑप्शन ए सही है, गोकुलनाथ। ए नंबर सही है, गोकुलनाथ। अगला प्रश्न है, सुजान चरित के रचयिता कवि का नाम बताइए, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मैं बताना चाहूंगी, इसका करेक्ट ऑप्शन सी सही है, सूदन है सुजान चरित के रचयिता। जबकि घनानंद ने फ्रेंड्स बता दो सुजान सार लिखा है, ओके, याद रखिए, घनानंद ने क्या लिखा है? इन्होंने सुजान सार लिखा है, ठीक है। और सुजान चरित किसका है? सूदन का ग्रंथ है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न दिया गया है कि भरतपुर के राजा सुजान सिंह सूरजमल के दरबारी कवि इनमें से कौन थे? तो इसका मैं राइट आंसर बता दूं, डी नंबर ऑप्शन सही है, सूदन। हमारा आज का अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ वीर रसात्मक नहीं है? तो इसका मैं करेक्ट ऑप्शन बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, जो वीर रसात्मक ग्रंथ नहीं है वो कौन है? सी नंबर, सुजान चरित नहीं है। अगला प्रश्न है, पवन मया करी घूंघट टरे दया करी दामनी दीप दिखावे, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका जो राइट आंसर है ए सही है, नागरीदास की। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सिंह इनमें से किस कवि का वास्तविक नाम था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बताना चाहूंगी, बी सही है, रसनिधि। अगला प्रश्न है, ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रजभाषा के प्रधान स्तंभों में है, उक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के बारे में कही है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी सही है, घनानंद। अगला प्रश्न है, छत्र प्रकाश के रचयिता का नाम बताइए, तो इस प्रश्न से आप तो वैसे भी अवगत हैं, सी नंबर ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, छत्र प्रकाश किस प्रकार का काव्य है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि यह काव्य किस प्रकार का है, तो करेक्ट ऑप्शन बी सही है, चरित काव्य है। अगला प्रश्न है, छंदों की विविधता केशव की किस रचना में है? तो इसका आंसर फ्रेंड्स आपको बताना है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में राष्ट्रीयता की भावना जगाने वाला कवि कौन था? इसका आंसर आप ही बताएंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न को का जिक्र मैं कई बार कर चुकी हूँ, तो प्लीज आप इसका आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न आता है, बिहारी सतसई इनमें से किस वर्ग में आता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बता दो, इसका करेक्ट ऑप्शन बी सही है, मुक्तक काव्य की श्रेणी में आता है बिहारी सतसई। अगला प्रश्न है, घनानंद को अमर करने वाली रचना का नाम बताइए, इसका करेक्ट ऑप्शन बी सही है, सुजान सागर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, लोग हैं लाग कवित्व बनावत मुंह तो मेरे कवित्व बनावत, यह पंक्ति किस कवि की है? इसका आंसर आपको बताना है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, चंडी चरित्र किस रीतकालीन कवि की रचना है?
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बता दो फ्रेंड्स, बी नंबर राइट है, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न हमारा आता है, इनमें से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है, अब आप समझ ही चुके होंगे कि कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है, क्योंकि इस पर भी मैं काफी चर्चा कर चुकी हूँ। तो इसका आंसर फ्रेंड्स आप ही बताइएगा, क्योंकि मैं काफी चर्चा पिछले वीडियो में की हूँ कि आप अलंकार, रस और छंद निरूपक ग्रंथों को कैसे पहचानेंगे। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, गिरधर कविराय की रचनाएं किस छंद में हैं? करेक्ट ऑप्शन बी है, कुंडलिया छंद में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कवित्त रत्नाकर किसकी रचना है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये सही है, सेनापति। अगला प्रश्न है, कवित्त रत्नाकर का प्रमुख प्रतिपाद्य क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन बताना चाहूंगी, भक्ति भावना, सी नंबर ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, कविराज शिरोमणि की पदवी इनमें से किसे प्राप्त थी? तो इसका जो सही आंसर है पद्माकर जी, बी नंबर करेक्ट है। अगला प्रश्न है, इनमें से देव की रचना कौन सी नहीं है? कौन सी रचना है जो देव की नहीं है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स बताना चाहूंगी, डी नंबर सही है, सुजान चरित देव की रचना नहीं है। तो आप बताइएगा सुजान चरित किसकी है, क्योंकि अभी पीछे हम इस प्रश्न का जिक्र करके आ चुके हैं। ओके, अगला प्रश्न है, अष्टयाम किसकी रचना है? इसका करेक्ट ऑप्शन बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, देव की है। इसमें देव ने 8 पहरों में नायक नायिका का विलास वर्णन किया है अष्टयाम में। अगला प्रश्न है, वृत्त कौमुदी के रचनाकार का नाम बताइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन मतिराम, डी नंबर सही है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, वृत्त कौमुदी का वर्ण विषय क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है, वृत्त कौमुदी का वर्ण विषय छंद शास्त्र, सी नंबर करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है, रीतकालीन कवियों का छंद निरूपण किससे प्रभावित है? तो इसका जो मैं करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स बता दूं, ए नंबर सही है, वृत्त रत्नाकर। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलसी भूषण नामक ग्रंथ के रचयिता का नाम बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रस रूप है, राइट आंसर सही है, सी नंबर। अगला प्रश्न है, रामचंद्र भरण, रामचंद्र भूषण तथा रामालंकार नामक अलंकार ग्रंथ किस रीतकालीन कवि की रचनाएं हैं? इसका आंसर फ्रेंड्स आपको बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अलंकार चंद्रोदय नामक ग्रंथ की रचयिता का नाम बताइए। तो इसका मैं राइट आंसर बता देती हूँ, सी सही है, रसिक सुमित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों को हमें फिर सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए मैं ये बता दूं आपको, ये प्रश्न सॉल्व करने में बहुत इजी है फ्रेंड्स। यदि आप दो क्वेश्चन को आप दो टॉपिक को लेकर, दो ऑप्शन को लेकर, आप किसी दो को लेकर बिल्कुल श्योर है ना, तो ये आंसर आप कर पाएंगे। जैसे अभी यहीं पर हम बात करते हैं, मतिराम की बात करें तो मतिराम का ग्रंथ ललित ललाम है। हम देख लेते हैं यहाँ ए का सी नंबर कहाँ पे जा रहा है, किसमें है जो ए का सी नंबर। अब देखिए ए का सी नंबर हमने देखा डी नंबर पे जा रहा है। ठीक है, यही इसका राइट आंसर है, डी नंबर। ओके, तो हमने देखा कि मतिराम का जा रहा है ललित नाम पे। फिर हम देखते हैं कि जसवंत सिंह का है भाषा भूषण। फिर हमने देखा कि पद्माकर ने लिखा है जगत विनोद, और गोप ने लिखा है रामचंद्राभरण। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी ही सही है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इनमें से पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? तो इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि इस प्रश्न पर मैं काफी जिक्र कर चुकी हूँ। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि भूषण के द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, आपको भी बताना है कि भूषण ने कौन सा अलंकार ग्रंथ लिखा है। ठीक है, क्योंकि इन प्रश्नों पर मैं काफी जिक्र कर चुकी हूँ पहले भी। अगला प्रश्न आता है, अलंकार पंचायत का किस रीतकालीन कवि द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बता दूं, ए नंबर सही है, मतिराम। अगला प्रश्न है, केशव किस प्रकार के आचार्य कवि माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर बताना चाहूंगी, सी नंबर सही है, अलंकारवादी। अगला प्रश्न है, वार वधु विनोद नामक रीति ग्रंथ के रचयिता का नाम बताइए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन बी सही है, कालिदास त्रिवेदी। ओके, अगला प्रश्न है, वार वधु विनोद का वर्ण विषय क्या है? तो इसका जो वर्ण विषय है फ्रेंड्स, सी नंबर ऑप्शन सही है, नायक नायिका भेदों के, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, रसराज के रचयिता का हमें नाम बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, रसराज के रचयिता कौन है? मतिराम है। अगला प्रश्न आता है, रसराज का वर्ण विषय इनमें से क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बताना चाहूंगी, सी सही है, श्रृंगार रस एवं नायक नायिका भेद।
अगला प्रश्न आता है, रसभूषण नामक रीति ग्रंथ के रचयिता का हमें नाम बताना है। करेक्ट ऑप्शन सी सही है, याकूब खां। नेक्स्ट प्रश्न है, रसभूषण का वर्ण विषय क्या है? इनमें से क्या है? क्योंकि ऐसा प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि रस भूषण का वर्ण विषय क्या है, तो इसका मैं करेक्ट ऑप्शन बता दूं, सी नंबर ही सही है, श्रृंगार रस एवं नायिका भेद। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, फिर हमें सुमेलित करने के लिए मिला है, तो वही मतलब रूल हमें यहाँ भी अपनाना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि पद्माकर ने क्या लिखा है, हिम्मत बहादुर विरुदा। फिर हमने देखा कि रसलीन ने क्या लिखा है, अंग दर्पण। कि तोस कवि ने क्या लिखा है, सुधा निधि। और याकूब ने क्या लिखा है, रसभूषण। अब हम देखते हैं कि ए का बी नंबर कहाँ पे मैच कर रहा है। तो देखिए ए का बी नंबर सिर्फ एक ही जगह पर है, यहाँ पे ए नंबर, तो हमारा ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। हमारा अगला प्रश्न है, नवरस तरंग नामक ग्रंथ के रचयिता का हमें नाम बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स बताना चाहूंगी, नवरस तरंग नामक रचयिता कौन है? राइट आंसर इसका डी सही है, बेनी प्रवीण। अब इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कवि मुसलमान है। 41 का आंसर आप बताइएगा। फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही। बताना चाहूंगी क्वेश्चन तो इतने ज्यादा हैं, मेरे पास इतने संग्रह हैं प्रश्नों के कि हो सकता है 20 से 30 हजार प्रश्नों के संग्रह हैं। कभी कभी तो बहुत डाउट हो जाती है कौन से प्रश्नों को लाऊं, किसको छोड़ूं, किसको आप तक पहुंचाऊं, किस प्रश्न को। सभी इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, तो सभी ही इंपॉर्टेंट है ना। तो कोशिश मैं यही करूंगी कि मैं प्रश्न अच्छे से अच्छे प्रश्नों को लेकर ही आऊं। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करना ना भूलिए। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।